नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल सिंघल और आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट। नमो इम्पैक्ट में आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड की। हमारे साथ हैं श्री दामोदर अग्रवाल, जो सांसद हैं भीलवाड़ा से। दामोदर अग्रवाल जी का एक बड़ा अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र में। वो पार्टी के प्रदेश इकाई के महामंत्री और इस वक्त संसद में, लोकसभा में सचेतक भी हैं। और चूँकि लोकसभा से पास हो चुका है वक्फ संशोधन, माफ़ कीजिएगा, चूँकि लोकसभा से पास हो चुका है वक्फ बिल और कानून बन चुका है ये, बावजूद इसके अभी इस पर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ हैं दामोदर अग्रवाल साहब। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून था वो आपने संसद में बदल दिया था शाहबानो केस में। अब संसद ने कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संसद कानून निर्मात्री संस्था है। कानून बनाने का काम संसद का है। उस कानून की पालना में कहीं उल्लंघन होता है तो उस पर संज्ञान लेने का काम कोर्ट का है। ये संसद और कोर्ट के बीच का एक जीना पर्दा है। दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो के फैसले को संसद पलट सकती है, इसका अर्थ है कि कानून बनाने में संसद के अधिकार सर्वोच्च हैं। और संसद ने वक्फ बिल हड़बड़ाहट में पास नहीं किया है। 10 साल तक इस पर होमवर्क हुआ है। उसके बाद 2024 में बिल पेश हुआ, संभवतः अगस्त में। विपक्ष की मांग पर इसको जेसीपी को दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जेपीसी को। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 20 बैठकें करी, सबके सुझाव लिए, हजारों लाखों पेज के मेमोरेंडम आए, लाखों लोगों ने उसमें अपने सुझाव दिए। उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको लोकसभा स्पीकर को दिया, फिर ये वापस सदन में आया। और सदन में आने के बाद भी सबकी सहमति से इस पर 8 घंटे से अधिक, बल्कि 12 और 16 घंटे तक भी चर्चा हुई है। सबके विचार को लिया गया है। उसके बाद सरकार ने अपने कुछ अमेंडमेंट भी जो वाजिब थे किए हैं और एक संशोधित वक्फ बिल सदन के अंदर पूरे बहुमत से, पूरे विधि विधान से, जिसमें लोकसभा में 3 बार वोटिंग हुई, डिवीजन हुआ, एक बिल पर 3 बार, और राज्यसभा में भी डिवीजन हुआ। अब लोकतंत्र का तो खूबसूरती यह है कि बहुमत के फैसले को सबको मानना होता है। इसलिए वक्फ बिल कानून के दायरे में, कानून की गाइडलाइन में, संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों ने उसको पारित किया। राष्ट्रपति महोदया ने महामहिम में उस हस्ताक्षर किए, नोटिफाइड होकर आज कानून है। और मुख्य बात जो है, जो विपक्ष द्वारा आम जन को बतानी चाहिए, कि यह बिल किसी भी मुस्लिम प्रॉपर्टी, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान, किसी की 1 इंच जमीन सरकार नहीं लेना चाहती। लेकिन वक्फ के नाम पर जो धांधली पट्टी हो रही है, भूमाफिया पनप गए हैं। और जिन भूमाफियाओं ने अपने स्वार्थ के लिए वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग किया है, और उन भूमाफियाओं ने वक्फ की संपत्ति के अलावा 10, 20, 30 लाख एकड़ जमीन पर भी अपना दावा पेश करने की फालतू बातें की है, उन पर नकेल कसने के लिए वक्फ कानून आया है। इस कानून में वक्फ की प्रॉपर्टी की 1 इंच जमीन सरकार अधिग्रहित नहीं करना चाहती।
बिल्कुल ठीक है, आमतौर पर पूरे देश में शांति है, लेकिन बंगाल जल रहा है। किस प्रकार से हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में निशाना बनाया गया, तो केवल बंगाल में ही हिंसा हो, ऐसा क्यों? देखिए, देश के कुछ प्रांत हैं जहां पर घोर तुष्टीकरण नीति पर चलने वाली सरकारें कायम हैं। उनमें एक ममता जी की सरकार है। उसी के कारण बांग्लादेश की घुसपैठ हुई, उसी के कारण 2 करोड़ रोहिंग्या बंगाल की सीमा से बांग्लादेश से भारत में आ गए। वही जिले हैं जहां विवाद हो रहा है, जहां पर उनके राशन कार्ड, उनके मतदाता सूची में नाम जुड़े, और पूरे देश में उन रोहिंग्याओं ने, उन बांग्लादेशियों ने एक षड्यंत्र के तहत अपना जाल बिछा दिया। तो ममता जी चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही है, उनका अनावश्यक प्रोटेक्शन मुस्लिम समाज को है, मुस्लिम जमात को है, ताकि अपने वोट बैंक को पक्का कर सके। इस वोट बैंक की तृष्णा में वोट के भिखारियों ने वहां की स्थिति को बिगाड़ रखा है। आपको लगता है कि सभी राज्यों को योगी जी से सीखना चाहिए या योगी मॉडल लागू करना चाहिए? देखिए, हर आदमी की काम की अपनी शैली होती है, लेकिन ये बात तो तय है कि पूरा देश आज योगी मॉडल को पसंद कर रहा है। और हम पिछले चुनाव में देखते हैं कि योगी जी जहां जहां जाते हैं तो मोदी जी के साथ योगी जी का भी वोट बैंक पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि योगी, अमित शाह और मोदी जी जो हमारे बॉस हैं, सुप्रीम हैं, गणमान्य नेता हैं, जिन्हीं के मार्गदर्शन में भाजपा बढ़ रही है, इस नेतृत्व को जनता स्वीकार कर रही है। अग्रवाल साहब, हिंदू बात करते हैं सनातन बोर्ड की। अगर ये लगता है बीजेपी को कि ये जो वक्फ कानून है ये गलत था, संशोधन जरूर किया, लेकिन अभी भी एक वर्ग का ये कहना है कि संशोधन जिस तरीके से होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए, या इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया गया पूरी तरीके से? देखिए, वक्फ बोर्ड खत्म करने की मंशा कभी भाजपा की नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। केवल वक्फ को कानून के दायरे में लाना, वक्फ में कलेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी जाकर वहाँ की गतिविधियों को देख सकते हैं, इसका अधिकार देना, वक्फ के निर्णय को भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून के दायरे में लाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सके, इसका प्रावधान करना, वक्फ की इनकम को उसमें पारदर्शिता लाकर उसकी बढ़ोतरी करके मुस्लिम यतीम बच्चे, गरीब बेवाएं और गरीब मुसलमान जो विकास में पिछड़ा है, जो हाशिए पर धकेल दिया गया है, जिसे हम पसमानदा मुसलमान भी कहते हैं, उन गरीब, यतीम, बेवा लोगों के जीवन के उन्नयन में वक्फ का पैसा, वक्फ की संपत्ति, उसकी आय उनके हितार्थ काम आए, उस बात का बंदोबस्त इसमें किया गया है। पारदर्शिता के साथ काम हो, अकाउंटिंग पारदर्शी हो, खर्चे का हिसाब हो। आज हालात ये हो गया कि पूरे देश में वक्फ के नाम पर भूमाफिया विकसित हो गए। उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी निजी जायदाद समझ लिया। उसकी 10% इनकम भी वो वक्फ में शो नहीं करते। 90% रकम जो इनकम आती है उसको वो हड़प जाते हैं। और इसीलिए देश के जो 1000-2000 प्रभावशाली माफिया हैं मुस्लिम समाज के वक्फ के नाम पर, उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं और इसीलिए वो जनता को बरगला रहे हैं। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवा महिलाएं, यतीम बच्चे वक्फ के इस संशोधन बिल को मुस्लिम हित में देखते हैं। आपने मुसलमान नेताओं की बात की। औरंगजेब के वंशज हैं याकूब तुसी, उनका कहना है कि यूएन में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे वो। एक मुद्दा यूएन में ले जाने का बहुत बड़ी गलती जवाहरलाल नेहरू जी ने की और इसीलिए आज एलओसी कायम हो गई और इसीलिए आज हम तथाकथित पीओके के नाम पर एक नासूर देखते हैं जो अखंड भारत का अविभाज्य हिस्सा है, जिसके लिए संसद ने भी कई बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। आज वो एलओसी केवल इसलिए कायम है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय शेख अब्दुल्ला की
सिफारिश पर यूएन जाकर एक एलओसी कायम करवा दी। अब देश के आंतरिक मसलों में क्या विषय है यूएन का? भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, प्रगति विरोधी, विकास विरोधी लोग इस प्रकार के नॉन इश्यूज को इशू बनाकर भारत में अस्थिरता कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये मोदी राज है। इस तरह के मंसूबे सफल होने वाले नहीं हैं। आपसे दो सवाल और पूछूंगा। एक सवाल तो आपने विपक्ष का भी जिक्र किया था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। आप चूंकि राजस्थान से आते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो जांच ईडी ने पूछताछ की है जमीन घोटाले पर, रॉबर्ट वाड्रा की गतिविधियां, रॉबर्ट वाड्रा की आज के 20 साल पहले शादी से पहले की आर्थिक स्थिति और आज की आर्थिक स्थिति में ज़मीन आसमान जितना अंतर है। देश को ये जानने का तो हक है कि ऐसी बेहिसाब संपत्ति उन्होंने कहाँ से हासिल की, और जांच है, होनी भी चाहिए। जांच से आदमी घबराता कब है? जब दाल में काला होता है। कल राजस्थान के अंदर प्रताप सिंह खाचरी आवास पे भी ईडी की रेड हुई। मेरा यही कहना है, जब उनके पास कुछ है ही नहीं, वो पाक साफ हैं, छिपाने लायक कुछ है ही नहीं, तो जांच होने पर भी उनका बिगड़ेगा क्या? फिर वो भयभीत क्यों हैं? इसका अर्थ है चोर के पांव कच्चे हैं। रही बात नेशनल हेराल्ड की, ये तो एक मिस्ट्री है जिसको अब धीरे धीरे आम जन समझ रहा है। किस प्रकार से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को कांग्रेस से नेहरू परिवार ने छीन लिया और अपने आप में वहाँ काबिज हो गए, और किस प्रकार से उसकी इनकम सहित उस प्रॉपर्टी का दुरुपयोग नेहरू परिवार कर रहा है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। जूं-जूं इसकी जांच होगी, परत दर परत खुलेगी, और अब तो चार्जशीट दायर हो गई है। इसका अर्थ है कि पुलिस ने प्रथम दृष्टया एविडेंस क्रिएट करके, एविडेंस को प्रूव करके चार्जशीट सबमिट कर दी है। नाउ द मैटर इज सब जुडिशियल। मैं समझता हूँ भारतीय न्याय संहिता पर सबको भरोसा करना चाहिए, सोनिया जी को भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है वो इटली की न्याय प्रियता को अपने आप को पसंद करे। भारत का न्याय विश्व वंदित है, विश्व द्वारा स्वीकृत है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उनको विश्वास रखकर धैर्य से अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए। और यदि कोर्ट उन्हें दोषी मानता है तो कोर्ट की निर्णय के अनुसार सजा भुगतने को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आखिरी सवाल, आप चूंकि राजस्थान से हैं, आपके एक साथी सांसद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी की है और राजस्थान बड़ा आक्रोशित है। मेरे साथी तो आप कह सकते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, यूपी से आते हैं, और उन्होंने जो प्रातस्मरणीय राणा सांगा पर टिप्पणी की है, सुनकर भी मुझे बेहद दुख हुआ है। जिस राणा सांगा ने इस देश की आज़ादी और संप्रभुता के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सैकड़ों युद्ध लड़े, जिसने बड़े बड़े मुगल बादशाहों को धराशाही किया, और जिसने मानवता की एक सर्वोच्च मिसाल पेश करी, जिसने अपने शरीर का एक एक अंग क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मातृभूमि को मैं मुक्त रखूंगा, आज़ाद रखूंगा, मुगलों के शिकंजे में नहीं आने दूंगा, ऐसे महामानव को, देश के ऐसे महान योद्धा को यदि कोई व्यक्ति लांछित करता है, घोर निंदनीय है, और इसलिए उसके प्रति रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आने वाले अन्य चुनाव में जनता ये सिद्ध कर देगी कि रामजी लाल सही हैं, या उनके द्वारा कहा गया वक्तव्य आम हिंदुस्तानी, आम देशभक्त की भावना को कितना आहत करता है, उसका परिणाम उनको चुनावों में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे दामोदर अग्रवाल साहब, जो सांसद हैं भीलवाड़ा से, बीजेपी के सचेतक हैं। उन्होंने सभी बातों का बेबाकी से जवाब दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फिलहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।